असर्शन एंड रीजन। यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा में कथन और कारण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कथन और कारण पर आधारित प्रश्नों में आपको पता लगाना पड़ेगा कि कथन और कारण क्या दोनों सही है, क्या दोनों में से एक सही है, क्या दोनों गलत है, या फिर अगर दोनों सही है तो क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन का प्रयोग होगा। एक ऑप्शन ए है, ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तब ऑप्शन ए का प्रयोग करेंगे। या फिर परीक्षा में अगर रोमन में दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेकंड है ऑप्शन या फिर बी है, इसका तब प्रयोग करेंगे जब व्याख्या नहीं करता। यानी दोनों कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी है सेकंड का प्रयोग करेंगे। थर्ड या फिर सी ऑप्शन का प्रयोग, कथन सही है कारण गलत, तब सी या थर्ड का प्रयोग करेंगे। फोर्थ या फिर डी का प्रयोग तब करेंगे कथन और कारण दोनों गलत हो, तब ऑप्शन डी या 4 का प्रयोग करेंगे। यानी कथन और कारण में जब हम उत्तर में जाएंगे तो यदि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तब ऑप्शन ए या फर्स्ट रोमन में फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, जैसा भी प्रश्न पेपर में क्वेश्चन पेपर में निर्देश दिया होगा। लेकिन यदि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तब ऑप्शन बी का प्रयोग होगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तब ऑप्शन सी का प्रयोग होगा। और दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी का प्रयोग करें। हम पहले असर्शन में आ रहे, इसमें दिया गया है Mn परमाणु आयनन की क्रिया में पहले Ns इलेक्ट्रॉन त्यागता है, N-1 D बाद में त्यागता है। तो हमको इसको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये बात सही लिखी गई है या गलत लिखी गई है। तो Mn का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंगे तो Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2p6 3s2p6 4s2 3d5 होता है, 4s2 3d5। अब इसमें ये कहा गया कि जब इसका आयन बनेगा तो 4s का इलेक्ट्रॉन पहले त्यागा जाएगा, 3d का इलेक्ट्रॉन बाद में त्यागा जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए हमको नाभिक के आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यदि नाभिक का आकर्षण बल कम है 4s पर, तो 4s इलेक्ट्रॉन पहले त्यागा जाएगा, और d पर नाभिक का आकर्षण बल कम है तो पहले d 3d त्यागा जाएगा। लेकिन Mn में ये 4s ये बाह्यतम कोश है, 4s ये बाह्यतम कोश है। बाह्यतम कोश होने के कारण इस पर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा। नाभिक के आकर्षण बल कम होने के कारण 4s इलेक्ट्रॉन पहले त्यागे जाएंगे। यानी 4s पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक है, नाभिक का आकर्षण बल कम है,
ये नाभिक हुआ, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ये चौथी है 4s2 और ये तीसरी है 3d5। तो नाभिक से चौथी कक्षा के बीच की दूरी अधिक है तीसरी कक्षा के बीच की दूरी से की तुलना में। इसलिए 4s पर नाभिक के धनावेश के कारण आकर्षण बल कम होगा। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले त्यागा जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागना पहले होगा, ये है। तो इसका मतलब कथन जो है सही है, कथन सही है। ये एक बात क्लियर हो गई। अब हम आएंगे रीजन पर। रीजन में ये कहा गया कि नाभिक के प्रभावी धनावेश के कारण ns पर आकर्षण बल n-1d के सापेक्ष कम होता है। बात सही है, वही चीज हमने यहाँ निकाला है, तो कारण भी सही है और व्याख्या भी हो रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए या फर्स्ट, जैसा भी क्वेश्चन पेपर में निर्देश होगा वो हम लिखेंगे। तो ये हमारे पहले कथन और कारण का आंसर हुआ। हम दूसरे प्रश्न में आ रहे हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है Zn डबल प्लस प्रतिचुंबकीय है और कारण उसका दिया गया 4s इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण Zn डबल प्लस बनता है। तो इसके लिए भी हम पहले ये पता लगाएंगे कि Zn डबल प्लस प्रतिचुंबकीय जो बात लिखी गई है ये सही है या गलत। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Zn का करेंगे। इसका परमाणु क्रमांक 30 है, 1s2, 2s2p6, 3s2p6, 4s2 3d10। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्रतिचुंबकीय का मतलब हमारे पास दो चुंबकीय गुण हैं, दो चुंबकीय गुण है। एक चुंबकीय गुण जो है वो प्रतिचुंबकीय है और दूसरा जो है अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय तब होगा जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, डी में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। और प्रतिचुंबकीय जब होगा जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। यानी अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय होगा। तो अब हमको Zn डबल प्लस की स्थिति देखनी पड़ेगी। दो इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग जाएंगे। तो अब हमको मिलेगा 1s2, 2s2p6, 3s2p6, d10। ये d है 5 कक्षा, 1 2 3 4 5, इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और इसी कारण यह प्रतिचुंबकीय है। मतलब हमने जो तय किया कि जो हमारा कथन है वो सही है, यानी कथन सही है। दूसरी चीज दी गई, कारण में दिया गया कि 4s इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण Zn डबल प्लस बनता है। तो ये बात सही है, 4s2 का दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, त्यागने के कारण Zn पर 2 धनात्मक आवेश आया। तो ये बात सही है, कारण भी हमारा सही है। लेकिन मेन बात जो लिखनी चाहिए वो ये है कि प्रतिचुंबकीय क्यों है। प्रतिचुंबकीय इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित है। ये बात कारण में नहीं दी गई। यानी इसका मतलब हमारा कारण तो सही है लेकिन यह कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, कथन की व्याख्या
नहीं करता है। कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा यहाँ वो बी आएगा, या फिर सेकेंड और रोमन में जैसा भी क्वेश्चन पेपर में निर्देश होगा। ये हमारा दूसरा होगा। अब हम तीसरे पर पहुंच गए। तीसरे में दिया गया है जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण धातु नहीं है। तो अब हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कथन हमारा सही है कि नहीं है। इसमें संक्रमण धातु की बात कही गई है ना। तो संक्रमण धातु के लिए एक शर्त है। संक्रमण धातु के लिए शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि डी जो होगा, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या डी आंशिक रूप से भरा होगा। आंशिक रूप से भरा हुआ, यानी पूर्ण रूप से नहीं भरा है, आंशिक रूप से भरा है। चाहे उसकी मूल उदासीन परमाणु अवस्था हो, चाहे उस धातु की आयनिक अवस्था हो, दोनों में से किसी भी अवस्था में अगर डी आंशिक रूप से भरा है तभी वो संक्रमण धातु होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो संक्रमण धातु नहीं होगा। अब जिंक की दो अवस्था होती है, मूल उदासीन परमाणु और Zn+। कैडमियम की दो अवस्था होती है, Cd मूल उदासीन परमाणु, Cd+। मरकरी की तीन अवस्था होती है, एक उदासीन अवस्था और उसकी दो आयनिक अवस्था होती है, Hg+ और Hg+। जिंक का जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ये मिलता है 4s2 3d10। आयनिक अवस्था में ये 4s0 3d10। कैडमियम में 5s2 4d10। कैडमियम डबल प्लस में 5s0 4d10। Hg80 होता है 6s2 4d10। Hg सिंगल प्लस में 6s1 4d10 और यहाँ Hg डबल प्लस में 6s0 5d10। 6g0 5d10। ये बात हम ये कह रहे हैं कि डी आंशिक रूप से भरा होना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि जिंक का चाहे मूल उदासीन परमाणु या आयनिक अवस्था, दोनों में जिंक डी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ भी ये पूर्ण रूपेण भरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संक्रमण धातु होने की शर्त है उसका पालन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण धातु नहीं है, यानी हमारा कथन सही है। कथन सही है। अब कारण जो इसमें दिया गया उसको हम तय करेंगे कि कारण सही है या नहीं सही है। कारण में ये कहा गया कि जिंक, कैडमियम, मरकरी की उदासीन या आयनिक अवस्था में डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किसी में भी डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कारण भी सही है। कारण भी सही है। ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और फिर क्या ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो अब उसमें अगर कारण में एक सेंटेंस बढ़ा दिया जाता कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी कारण ये संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है, तो हम व्याख्या मान लेते कि सही है। तो अगर इतना नहीं भी लिखा जाता है तो हम मानेंगे कि व्याख्या सही है। व्याख्या सही है, इसका मतलब फिर हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा या फिर फर्स्ट होगा। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन जो है, कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब हम अगले में जाएंगे, ये हमारा लास्ट है
इसमें यह कहा गया कि Mn की का तृतीय आयनन विभव बहुत अधिक है। आयनन विभव का मतलब क्या है? ठीक है, यानी संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा, यही आयनन विभव कहलाता है। तो आयनन विभव कब अधिक होगा, कब ऊर्जा अधिक चाहिए? ठीक है, तो इसकी दो अवस्था है, या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो या अस्थायी हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है तो आयनन विभव अधिक होगा, अस्थायी है तो आयनन विभव कम होगा। यानी ये अष्टक पूर्ण है या फिर कोश पूर्णता भरे हैं तो ये स्थायी होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अस्थायी होगा। तो Mn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चलते हैं। परमाणु क्रमांक 25, 1s2 2s2p6 3s2p6 and 4s2 ये भरा हुआ है। ये 8 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये पूर्ण है, और ये अर्धपूर्ण है। डी में 5 कक्षक है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण होने के कारण स्थायी है, और स्थायी होने के कारण आयनन विभव अधिक होगा। आयनन विभव अधिक, लेकिन यहाँ तृतीय आयनन विभव की बात कही गई। तृतीय का मतलब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये 4s1 हो जाएगा, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये प्रथम आयनन विभव हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो 4s0 हो जाएगा, ये द्वितीय आयनन विभव हो गया। अब तृतीय आयनन विभव के लिए हमारे पास मिला 3d5 तृतीय। अब ये स्थायी है, अर्धपूर्ण स्थायी है, और इसी कारण आयनन विभव अधिक है। इसी कारण आयनन विभव अधिक है। इसका मतलब हमारा जो कथन है वो सही है। अब हम कारण पर आएंगे। Mn++ में D अर्धपूर्ण है, बात सही है, यानी कारण भी सही है, और अर्धपूर्ण होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए आयनन विभव अधिक होगा, यानी व्याख्या भी सही है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो ए या फर्स्ट होगा। तो ये स्थिति रही। इसके आधार पर हम कथन और कारण वाले प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दैट्स ऑल।